दोस्तों, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही? आज जो हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले ये जीएस पेपर वन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है 1774 में। यहाँ पर डेट लिखा है 1789 से 1799। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि क्रांति तो 1789 में हुई थी और क्रांति का जो प्रभाव था वो 1799 तक चला था। ये चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति और भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इसने स्वतंत्रता और संप्रभुता का जो इम्पोर्टेंट जो होता है ये पूरी दुनिया में फैलाया था। तो ये क्रांति बहुत इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर और जीएस पेपर वन के लिए भी। तो 1774 में फ्रांस का राजा बना था लुई 16। ये बहुत भगलोल किस्म का राजा था, मतलब पूरा दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया था, पूरा गांजा वांजा फूक के एकदम क्या बोले। तो वही 1789 में उसकी क्रांति हुई थी। क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। और प्रमुख प्रभाव था समानतावाद का अंत, मतलब राज्य का जो राजा मतलब राजा का शासन का अंत, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का उदय, मतलब लोकतंत्र के पक्ष में था ये लोग। और राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद के पे बात करता था, देशभक्ति में बात करता था। ये यूपीएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आता है आधुनिक विश्व का इतिहास में। और जीएस पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का प्रेम्बल पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, हम लोग को यूपीएससी के लिए ये भी जानना पड़ेगा कि ये जो फ्रांसीसी क्रांति हुई इसका जो था स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। आपने जब प्रेम्बल पढ़ेंगे तो उसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व भी है। तो उसका जो प्रभाव पड़ा ये भी हम लोग को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। तो हम लोग आगे चलते हैं और क्रांति को मतलब शुरू से डिटेल में पूरा अंत तक पूरा चैप्टर पर को डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जैसा हम लोग देखा 1774 में बुरबोर राजवंश का लुई 16वां राजगद्दी पर बैठा। ये जो राजगद्दी पर बैठा ये बहुत भकलौल था। जैसे ही राजगद्दी पर बैठा ये पूरा खुश हो गया, एकदम खुशी इसके सीने में समाने नहीं लगी पूरा कि हम राजा बन गए। वाह, खुशी में एकदम खुशी में ये सबसे पहले कहाँ गया? खजाना देखने। कितना खजाना मेरे बाप दादाओं छोड़ के गए। जब ये खजाना देखने के लिए गया, दरवाज़ा खोला। जैसे दरबारों ने दरवाज़ा खोला, जैसे दरबारियों ने मतलब सैनिक खड़े थे उन्होंने दरवाज़ा खोला। ये खजाना का जो था, खजाना का रूम का खजाना का कक्ष देखकर चौंक गया एकदम। क्यों चौंक गया? क्या इतना अधिक खजाना था? नहीं दोस्तों, खजाना पूरा खाली था, कुछ नहीं था, पूरा खाली एकदम। एक चांदी के सिक्के के अलावा उस खजाने के कक्ष में कुछ था ही नहीं, पूरा खाली। टेंशन में आ गया पूरा लुई कि क्या हो गया, उनको राजा बनाया है या हुआ क्या था। ये लुई 16वां के बारे में कुछ जान देते। इसकी उम्र 20 साल थी। 1774 में इसकी उम्र 20 साल थी और ये फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789। तो 74 और 89 के बीच कितना अंतर होगा? 74 और 6 कितना हो गया तेरा? 80। 89, 74 और 6 तेरा 80 और 89 का 9 उधर और इधर 6, तो 9 10 और 10 तो 15, मतलब 15 30 35। जब इस क्रांति हुई तब लुई 16वां की उम्र 35 साल, यानी कि 15 साल में लुई 16 ने क्या किया, बड़ी बड़ी गड़बड़ियाँ की। खुद देखेंगे इस लुई ने 15 साल में फ्रांस को कैसे बर्बाद किया। हालांकि ये खुद भी बर्बाद हो रहा था, इसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। जैसे राजा बना, खजाना खाली। तो राजभवन के समय राजकोष खाली मिला इसको। जब राजा बना तब इसका विवाह हुआ था ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मैरी एंथोनेट। जैसे बोलते ना, राम ने बनाई जोड़ी, एक भगलोला दूसरी भगलोली। तो ये राजा तो ऐसा था ही। इसकी मैरी एंथोनेट क्या हुआ, एक दिन घटना है। मैरी एंथोनेट मतलब जो इसकी ऑस्ट्रेलिया की ये कहाँ की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी। जब ये फ्रांस में एक दिन टहलने के लिए निकली तो फ्रांस के पहले बहुत गरीबी थी, तो भूखमरी से लोगों ने इसे क्या मतलब पारोटी मारने लगे, पारोटी महारानी से। ऐसा हम लोग के देश में भी होता था। यहाँ के जो गरीब लोग, जब राजा महाराजा महारानी लोग निकलते थे तो वो गरीब लोग मांगने लगते थे खाना, और फ्रांस के लोग बहुत भूखे थे और बहुत दिनों से कुछ ने खाया नहीं था, तो पारोटी मांगने लगे। अब मैरी एंथोनेट क्या की, जब पारोटी मांगने लगी तो मैरी एंथोनेट जब पारोटी वो लोग मांग रहे थे तो मैरी एंथोनेट उससे पूछी। मैरी एंथोनेट अपने जो उसके साथ थे, जो मतलब राजा रानी लोग चाहते तो कुछ लोग साथ थे, तो उससे पूछी ये पारोटी क्यों मांगे। तो उन लोगों ने महारानी को, वो दरबारी बोला कि उन लोग के पास खाने के लिए पारोटी नहीं है।
तो महारानी बोली कि उन लोग के पास पारोटी नहीं है तो केक खा लो। सोचो, महारानी, एक राज्य की महारानी ये बोल रही है कि वहाँ के गरीब लोगों के पास खाने के लिए पारोटी नहीं है तो केक। अब आप सोचिए, जाना पारोटी ज़्यादा महंगा होता है कि केक? और जिसके पास पारोटी नहीं है वो केक खा सकता है क्या? जिसके पास स्प्लेंडर नहीं है, क्या वो BMW का सपना देख सकता है? बस सपना देख सकता है, मतलब उसके पास हो सकता है कि कोई कहे तुमसे तेरे पास स्प्लेंडर नहीं है तो BMW चला लो, स्प्लेंडर नहीं। हाँ, बात इतना ऐसी राजकुमारी थी। और राज को युद्ध लंबे समय तक युद्धीय संसाधन, मतलब बहुत लंबा समय तक फ्रांस जो है हुआ था। क्या था, 16वीं 17वीं शताब्दी में फ्रांस लोग बहुत युद्ध कर रहे थे। भारत में भी कब्जे, तो भारत में जब उन लोग कब्जा करने आए तो यहाँ भी युद्ध कर रहे थे, और भी बहुत जगह पर कब्जा करने के लिए तो उन लोग बहुत युद्ध कर रहे थे। उस टाइम में लंबे समय तक युद्ध में जो फ्रांस का जो न संसाधन था वो सारा खत्म हो चुका था। वारसाई का विशाल महल, राज दरबार का शानो शौकत बनाए रखने का क्या, मतलब वारसाई का बहुत बड़ा महल था। नज़र उठा के देखो तो नज़र देखती चल जाएगी, इतना बड़ा महल, बहुत बड़ा महल। उस महल को, अब उतना बड़ा महल है, सोचो हम लोग एक घर रखते तो उसका मेंटेनेंस का कितना होता है, साफ़ सफाई का। उतना बड़ा महल अकेले राजा थोड़ी साफ़ करेगा, तो जो लोग साफ़ करेंगे उतना बड़ा महल, और चमकाएंगे, और उसमें और भी खर्चे कि जब राजा है तो हर महल का राजा की सुरक्षा के लिए सैनिक खड़ा करनी होगी, तो उन सब के लिए जो खर्च होता है 100 अलग से। और राज दरबार में जो लोग बैठते हैं उन सबको खर्चा देना होता है, उन सबको जो पैसा देना होता है वो अलग से। 13 उपनिवेश, अमेरिका के कितने उपनिवेश? 13 उपनिवेश को ब्रिटेन से आज़ाद है। तो अमेरिका और फ्रांस और ब्रिटेन के बीच दुश्मनी चल रही थी क्योंकि ब्रिटेन भारत पर आ गया तो कब्जा करना चालू करे, तो भारत से फ्रांस को मार के भगा दिया था। इसलिए फ्रांस और ब्रिटेन के बीच दुश्मनी चल रही थी। तो अमेरिका के 13 उपनिवेश, जो अमेरिका के 13 जगह पर उपनिवेश बना रखा था ब्रिटेन ने, वहाँ से आज़ाद करवाने की फ्रांस में लड़ाई हुई। और उसमें जब आज़ाद हुआ तो उसमें 10 अरब लीबरे का खर्च, जब पहले से 2 अरब था, मतलब पूरा 12 अरब लीबरे का खर्चा था फ्रांस के ऊपर उस वक्त जब क्रांति हुई तो 12 अरब लीबरे का खर्चा था। 10 अरब इसकी वजह से, उपनिवेश की वजह से, और 2 अरब पहले से था। कर्जदाता 10%, जिन्होंने सरकार को कर्ज दिया था। उस टाइम होता था कि व्यापारी से भी, हम लोग के देश में कुछ व्यापारी तो उनसे भी कर्ज ले सकते, तो जिनसे राजा ने कर्ज लिया तो 10% व्यापार ब्याज की मांग कर रहे थे। तो बजट का बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब जो बजट बनाता है तो बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जो इन कर्जदाताओं का ही 10%, और 10% ब्याज ले रहा है तो बढ़ते जा रहा है। जैसे टाइम जीते से ये पैसा देने में देर कर रहा तो पैसा बढ़ते जा रहा है 10% के हिसाब से। तो उसका तो अलग से बड़ा हिस्सा, तो बजट का बहुत बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में ज़्यादा था। और अब अगले खर्चे, मतलब उसके जो थे खर्चे, और खर्चे क्या थे, कर्जा चुकाने के बाद नियमित कर्ज, सेना जो थी, सेना के रख रखाव में, उसको वेपन, उसके हथियार उठाने, बंदूक का, तब बंदूक बनाने में बंदूक के खर्चा, और बंदूक का खर्चा अलग से, और जो सेना के और भी खर्चे, सेना के कपड़े जूते, उस टाइम तो सेना का खर्च अलग से था। और राज दरबार के कर्जा था, मतलब राज दरबार का खर्च अलग से था। सरकारी कार्यालयों का खर्चा अलग था। सरकारी काम करने के लिए जो जगहें थी उनको भी तो पैसा देना पड़ेगा। वहाँ जो लोग काम करें तो मुफ्त में थोड़ी काम करेंगे, क्या अब राजा तो फ्री में काम कर देंगे, तो उनका। और विश्वविद्यालय को चलाने का, उस टाइम फ्रांस में विश्वविद्यालय चलती थी, उसका खर्च जो पैसा था वो राजा दे देता था, तो उसका इन सब चीज़ों का पैसा अलग से लगता था। खजाना था नहीं इसके पास। और बजट का मतलब प्रजा से जो कर्ज लेके वसूला जाता था उससे बहुत बड़ा हिस्सा ये जो कर्ज था वही चुकाने में लग जाता था। और इसके पास पैसा था नहीं, और 10-12 अरब लीबरे का कर्जा था, उसका 10% ब्याज चुकाने में बहुत पैसा लग जाता था। और ये सब रख रखाव का अलग से खर्चा था। तो ये सब था फ्रांस के, मतलब जो था तब वहाँ पर कैसे खर्चे था और कितना पैसा था। अब हम लोग इसको आगे चलेंगे कि कैसे ये सब समस्याएं धीरे धीरे एक क्रांति में बदल गई। क्या हुआ, कैसे कैसे उस राजा ने, जब कुछ कर्ज चुकाने के लिए पैसा नहीं आया तो कर्ज वसूलने लगा लोगों से, और ख़ास करके एक वर्ग के लोगों से ज़्यादा कर्ज, एक वर्ग के लोगों को चूसने लगा, मतलब उनसे बहुत ज़्यादा पैसा लेने लगा। तो उन लोगों, उस वजह से क्रांति कैसे हुई हम लोग आगे देखते हैं 2 मिनट बाद।
जैसा कि हमने अभी देखा कि फ्रांस में क्रांति कैसे चल रही है, तो उसके बाद हुआ क्या, करों में वृद्धि के लिए बाद एक कदम मतलब एक कदम था कि करों में अगर वृद्धि कर देंगे तो कर चुका देंगे, और जितने भी खर्चे हैं राज्य के, जो सैनिकों के लिए, जो सैन्य बल है उसके लिए, जो विश्वविद्यालय है, जो कर्मचारियों का खर्चा है, वो सब चुका देंगे, लेकिन नाकाम रह गए। तीसरे स्टेट के क्या वादे था, लेकिन एक करोड़ बढ़ा लेगा। तो फ्रांस में उसका क्या 3 वर्गों में बटा हुआ था। कौन कौन से वर्ग? प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में कौन थे? पादरी, जो चर्च। फ्रांस उस वक्त था एक क्रिश्चियन कंट्री, और उसमें जो सबसे पावरफुल वर्ग था वो पादरियों का था। जैसे कि भारत में पुराने समय में सबसे ज़्यादा पावरफुल वर्ग था वो किसका था? ब्राह्मणों का था, पंडितों का था। इसी तरह वहाँ पादरियों का था। और द्वितीय स्टेट में तो कुलीन वर्ग, जैसे हम लोग में क्या पंडितों के बाद कौन होता है? जो राजा महाराजा होते हैं वो। तो उसी तरह दूसरे में तो कुलीन वर्ग, और कुलीन पादरी वर्ग जो चर्च में काम वाम करते हैं वो सब आ जाते हैं, जो चर्च में काम वाम करते हैं, चर्च के फादर वगैरह, और जो चर्च मतलब चर्च से संबंधित लोग। और कुलीन वर्ग जो बहुत अमीर थे, राजा महाराजा थे, या बहुत सारी ज़मीन थी उनकी, सामान की व्यवस्था, वो कुलीन वर्ग। तृतीय स्टेट में बड़े व्यवसायी, जो बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालत में जो काम करने वाले लोग थे, वो कर्मचारी और वकील भी। और इसके बाद तृतीय स्टेट में भी लोग जैसे पैसे के हिसाब से बटे हुए थे, नीचे गए। तो उसके बाद किसान और कारीगर थे, और उसके बाद छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर, ये सबसे नीचे थे, और सबसे मतलब दब के लेने वाले लोग थे छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर। तीसरे स्टेट में सिर्फ कर देना पड़ता था, मतलब ये सब लोग जो तीसरे स्टेट में आते हैं ना, वही सब कर देते थे। ये दोनों पादरी व कुली व कोई पैसा नहीं देते थे। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग मतलब मध्यकालीन समानती व्यवस्था का, मतलब ये जो व्यवस्था समानती व्यवस्था मतलब राजनीतिक व्यवस्था, राजा ही भगवान है, ऐसी व्यवस्थाओं का, ऐसी मानसिकता का ये अंग था फ्रांसीसी प्राचीन राजतंत्र का पद का प्रयोग 1789 से पहले सिर्फ फ्रांसीसी समाज एवं संसाधनों मतलब फ्रांसीसी समाज का क्या करना है, संसाधनों के लिए ही किया जाता था। गरीबों को बारे में कोई सोचा नहीं जाता था कि गरीबों की भी थोड़ी मदद कर देते हैं, हमारे देश में इतने गरीब लोग भूखे तो उनकी भी थोड़ी मदद कर देते, ऐसा कुछ नहीं। 90% लोग किसान थे, तो कर तीसरे स्टेट से लेते थे, प्रथम द्वितीय के नहीं लेते थे। सबसे ज़्यादा लोग 90% लोग किसान थे, और 60% लोग ज़मीन पर कुलीन, चर्चों और तृतीय स्टेट के अमीरों का, तृतीय स्टेट के जो अमीर लोग थे, चर्च, जमीन, कुलीन वर्ग थे, और चर्चों का 60% भूमि, 90% लोग किसान, और 60% जमीन जो है वो है ही नहीं। 60% जमीन उन लोगों के पास जो खेती करते ही नहीं, बता कैसे मतलब देश आगे बढ़ेगा। तृतीय स्टेट में अमीरों के पास जनमत विशेष अधिकार प्राप्त, क्या था कुछ नहीं, जनमत विशेष अधिकार पादरी वर्ग एवं कुलीन। जनमत विशेष अधिकार उसे बोलते जो हमें जन्म से मिल जाता है। जैसे जन्म से हम लोग को क्या मिलता है, मेरे बाप दादाओं की ज़मीन हमें मिल जाएगी, तो वो जो है वो विशेष अधिकार थी उन लोगों की जन्म से। जो कुलीन वर्ग में जन्म ले लेता है उसको कर देने की कोई ज़रूरत नहीं, जो पादरी वर्ग में जन्म लेता है उसको कर देने की कोई ज़रूरत नहीं, और ऐसे बहुत सारे विशेष अधिकार प्राप्त। किसान अपने स्वामी सेवा को मतलब किसान जो है छोटे किसान, वो मतलब उसके जो मालिक है जिसके यहाँ काम कर रहा है, वो जो खाना दे रहा है, उसकी सारी सेवा, सारी इच्छाएँ, सारी फरमाइश पूरी करनी पड़ती थी। कौन कौन सी फरमाइश थी, तो देखो फरमाइश में क्या था, जब उसके घर में कोई काम होगा, जैसे रोटी बोलना, साफ़ करना, कहीं घास बढ़ गया तो घास काटना, वो सब करना होगा तुमको। और सैन्य सेवा देना, मतलब पहाड़ कुल्हाड़ी लेके मतलब वो राजा, वो अमीर आदमी जो वो है जिसकी ज़मीन तुम काम कर रहे हो, वो अंदर सो रहा है मज़े से, एकदम पूरा नींद में सो रहा है, और पूरा सपना देख रहा है, तुम बाहर डंडा लेके खड़ा रहो। और सैनिक, राज्य के सैनिक, उन पर भी तुम मतलब राज्य के सैनिक जो हैं उधर भी तुम अपना मतलब सैनिकों को भी जो है वो दो, सैनिक सेवा। सड़कों का निर्माण अगर होगा तो तुमको सहयोग करना है, उसमें मदद करना है, और सड़कों में मतलब राजा का पैसा लगा, पत्थर भेज दिया, तुमको लोग गरीब लोगों को बना सकते, और सहयोग आदि के लिए बाध्य थे। अब हो गया इतना।
और ये था। और हम लोग आगे जानते हैं कि कर तीसरे स्टेट में देता, तो करों का व्यवस्था था कैसा। दोस्तों, जैसा हमने अभी तक देखा कि फ्रांस में 30 स्टेट को ही कर देना पड़ता। ये कर के भी 3 प्रकार थे। पहला जो तो था वो प्रत्यक्ष कर था और एक तो अप्रत्यक्ष कर था। तो पहला जो कर था वो था टाइड धार्मिक कर, जो चर्च अब वसूला करती थी किसानों से। ये जितनी उपज हुई उसका 10वां हिस्सा, मतलब जितनी उपज हुई उसका 10% देना होगा किसको, चर्च को। उसका 10% चर्च को देना होगा, ठीक है। तो चर्च द्वारा वसूल किया जाता था ये कर। और टाइड प्रत्यक्ष कर जो सीधे राजा को देना पड़ता था। अब वो सीधे जाके राजा को जमा करना पड़ता था इतना कर। और तो उसके बाद अप्रत्यक्ष कर जो था वो जैसे कि उस वक्त था तंबाकू और नमक पे। जैसे कि ये कर सरकार आपसे नहीं, हाँ अप्रत्यक्ष कर या तो जो सरकार आपसे नहीं वसूलती। ये मान लो जो व्यापारी नमक का व्यापार करते उससे ले लेती कि तुम इतना कर दो, और इस कर तो व्यापारी जो कर दिया सरकार को, वो कर तो व्यापारी अपने जेब से दिया नहीं, तो कहाँ से दे। वो जो कर दिया सरकार को कहाँ से वसूलेगा। जब वो नमक बेचेगा, तंबाकू बेचेगा, तो वो पहले चेक करेगा कि मेरा कितना कर दिया, और वो जितना नमक के पर जितना कर दिया होगा उसको प्रत्येक नमक पर बांटेगा और उसकी कीमत बढ़ाएगा, ठीक है। जैसे मान लो 5 रुपये का नमक था तो उसकी कीमत थोड़ी सी बढ़ जाएगी, 6 रुपये हो जाएगी। लेकिन अप्रत्यक्ष कर की कीमत भी बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही थी उस वक्त। तो अप्रत्यक्ष कर देना था, प्रत्यक्ष कर देना था, धार्मिक कर देना था, टाइड। तो दा और दा जिसमें रहेगा टाइड और ताइल में लोग हमेशा फंसते। तो दा और धा, तो दा से बाद धा आता है तो धार्मिक कर, ला के बाद आप प्रत्यक्ष कर, ठीक है। उसके बाद ये जो है मकड़ा और मक्खी, ये थोड़ा अलग है। ये मकड़ा और मक्खी उस वक्त दिखाया गया कुलीन वर्ग लोगों को कैसे करते। देखो एकदम सोफे पर बैठा हुआ है, सोफे पर बैठा है और पूरा मेरे से हेड पहना हुआ है, और हेड पहन के बाद जूता उता पूरा लगाया हुआ है। थोड़ा सा ऐसा से जूता बना देते हैं, जूता। और ये आके इसको पैसा दिया यहाँ पर, इसकी आके इसको पैसा दिया यहाँ पर, ठीक है। और ये देखो कितना सूखा हुआ है एकदम बेचारा का, भूखा नहीं। और ये पूरा मुस्कुराता हुआ, और ये इसका आंसू टपक रहा है, सब कुछ तो लूट लेता है इसलिए आंसू टपक रहा है। कुलीन व्यक्ति मकड़ा और किसान है मक्खी। मकड़ा जैसे मक्खी जाता है जाल में, ऐसे जाल होता है मकड़ी का, स्पाइडरमैन का। तो मकड़ा मक्खी यहाँ पर आता है और फिर यहाँ से निकल नहीं पाता, फंस जाता है। वैसे मकड़ा और मक्खी। और क्या बोलता है, बेचारा गरीब अनाज फल पैसा सलाद सब कुछ लाता है, और मोटू जमींदार सब कुछ शिकार करने को तैयार है, पर वह उसे एक नज़र देखता तक नहीं। सब कुछ ले लेता है लेकिन एक नज़र देखता ही नहीं मोटू जमींदार, बताइए। उसके बाद शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है। शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है। उसके बाद जीने का संघर्ष, ये इतना कर देना पड़ता था लोगों को, उसके साथ अभद्र व्यवहार होता था, इतनी सब समस्याओं के साथ वहाँ के लोग जीते कैसे थे। जीने का जीविका संकट, इसमें कुछ चीज़ें जानना लोग। जीविका संकट ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगे तो उसे कहते हैं जीविका संकट। जब न्यूनतम साधन कम से कम चीज़ें भी, कम से कम चीज़ें हैं जो कम से कम में भी हम लोग जी सकते हैं, वो खतरे में पड़ने लगे। अनाज जिसका नाम नहीं सुना हो, अनाज लिखें क्या, अनाज नहीं लिखता, अनाम था, नाम यहाँ पर माँ था। अनाम, जिसका नाम मालूम नहीं हो उसे अनाम। तो मतलब न्यूनतम चीज़ें, मतलब कम से कम जैसे जीने के लिए क्या चाहिए, दो रोटी चाहिए सुबह शाम, मतलब दो टाइम का खाना। अगर ज़िंदा लेना है तो 2 टाइम का खाना, 2 रोटी बहुत काफ़ी है ज़िंदा रहने के। लेकिन उसमें बहुत तकलीफ़ होती है ज़िंदा रहने के लिए। अगर थोड़ा चैन से जीना है तो थोड़ा, जितना हम लोग का पेट है तो पेट भर के खाना 3 टाइम, तो उतना भी नहीं, 2 रोटी भी सुबह शाम भी नहीं मिलता। रोटी तो लोग खाते ही नहीं थे इतने गरीब। कहाँ लिखे, अधिक लोग पारोटी की कीमत तो बढ़ने से ही दिमाग खराब था उनका। पारोटी की कीमत बढ़ती जा रही थी तो पारोटी की धीरे धीरे पूरा बढ़ते जा रही थी। तो मतलब वो भी नहीं खा पा रहे थे कि पारोटी भी 2 टाइम या 3 टाइम, 2 टाइम या पारोटी भी खा पाए, तो वो भी नहीं खा पा रहे थे इतना। इसको नहीं खा पाते, उसको बोलते हैं जीविता संकट। मतलब न्यूनतम साधन, कम से कम चीज़ें जिससे जीवित रहा जा सकता है,
वो भी नहीं। और क्या है, 1715 में जनसंख्या थी 2.3 करोड़, और ये 1789 में जब क्रांति हुई 2.8 करोड़ हो गई। भारत की जनसंख्या उस वक्त बहुत ज़्यादा थी 1789 में, यानी फ्रांस की थी 2.8 करोड़। तो फ्रांस एक छोटा सा राज्य, भारत काफ़ी बड़ा था तो उसकी जनसंख्या भी अधिक थी। अधिक लोग पारोटी की कीमत, अनाज का कीमत बढ़ते जा रहा था, पारोटी की कीमत भी बढ़ते जा रही थी। अनाज का कीमत भी बढ़ रहा था, पारोटी की कीमतें भी बढ़ते जा रही थी, और कर कर चुकाना था लोगों को। अब पड़ता है इसका लिबरे कर्ज, पारोटी की कीमत बढ़ रही है, अनाज की अनाम नहीं, ये यहाँ पे लिखिए अनाज, मतलब मान लो जब 2.3 करोड़ में, जब 1715 में जितना अनाज उपज रहा था 1789 में भी अनाज उतना ही था वहाँ के लोगों के पास, लेकिन उसकी मांग बढ़ गई थी, ये संख्या बढ़ चुकी, 2.3 करोड़ से 2.8 करोड़ हो चुकी थी, तो जो मांग थी उसकी वो बढ़ गई थी। तो मांग, अनाज की मांग बढ़ गई थी, अधिकांश लोग पारोटी की कीमतों से भी महंगी थी, अनाज तो उतना ही था लेकिन उसकी मांग बढ़ गई, लोग बढ़े तो मांग बढ़ गई। तो ये सब प्रॉब्लम के साथ और महंगाई बढ़ती जा रही थी और लोगों को इतना सारा कर देना पड़ रहा था, इसके साथ लोग कैसे जी रहे थे। जीविका संकट हम लोग अगले क्लास में, बहुत मज़ा आने वाला है, जीविका संकट में बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं जीविका संकट के साथ, कि लोग कैसे ज़िंदा थे इन सब परेशानियों के साथ भी। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू। और जाने से पहले लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना ये लेक्चर कैसा लगा और क्या क्या इसमें सुधारना चाहिए, क्या क्या गड़बड़ी इसमें लगी वो कमेंट में बताना है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।